हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आई फ्लूइड्स के बारे में, जैसे कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ये क्या होते हैं, किस प्रकार ये एक्ट करते हैं हमारे बॉडी में ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनका, क्या इनके एग्जांपल्स रहते हैं, साथ ही किस प्रकार के एमसीक्यूज इनसे बनते हैं, ऑल ओवर हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि एक इमेज यहाँ पे दे रखी है, तो इमेज में 3 टाइप ऑफ टर्म यहाँ पे मेंशन कर रखी है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो पहले ये टर्म समझते हैं, उसके बाद में हम आयो फ्लूइड्स के बारे में समझेंगे कि ये टर्म किस प्रकार हमारे बॉडी में एक्ट करती है। तो एक सिंपल स्लाइड में हम इसको समझते हैं। हमारे बॉडी में 2 प्रकार का एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है। पहला एनवायरनमेंट होता है इंट्रा सेलुलर, है ना, जो सेल का अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसे इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट बोलते हैं। और सेकेंड होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर। 2 एनवायरनमेंट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पेशली ब्लड के बारे में। एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड भी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के बीच में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, जो दोनों फ्लूइड की ओस्मोलरिटी है, उन पर डिपेंड होता है। अगर इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के बीच की ओस्मोलरिटी या हम बात करें उसके जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, तो वहाँ पे टर्म आएगी आइसोटोनिक। देखो टर्म क्या है, आइसोटोनिक। आइसो मीन्स क्या, सेम, और टोनिक मीन्स क्या होता है, टोनिसिटी, मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन, है ना। आइसो मीन्स क्या, सेम, और टोनिक मीन्स क्या, टोनिसिटी, या बात करें सोल्यूट की कंसंट्रेशन। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है। अब सेम कहाँ पे है, कोई कंपैरिजन होगा तो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी ब्लड के बीच में अगर कंसंट्रेशन सेम है तो उसे हम क्या टर्म देंगे, आइसोटोनिक। क्लियर है एक टर्म। सेकेंड होता है वहीं पे हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन्स क्या, देखो हाइपर वर्ड लिखा हुआ, हाइपर वर्ड मीन्स क्या कि ज़्यादा, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा, अब किसके ज़्यादा, किससे यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या बात करें ब्लड की कंसंट्रेशन हमारे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से ज़्यादा है ना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, हाइपर टोनिक, है ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन अप हो रही है, डाउन हो रही है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की हम स्पेशली बात करें, उसी के आधार पे हम यहाँ पे नाम देंगे। जैसे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन उसके कंपेरेटिवली ब्लड की कंसंट्रेशन या हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन क्या घटेगी, तो घटेगी, इसीलिए उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे, है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंपेरिजन आपको याद रखना, ठीक है। तो वही थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या बन जाएगी हमारी, हाइपोटोनिक। हाइपो वर्ड मीन्स क्या, लो या डिक्रीज, टोनिक मीन्स क्या, टोनिसिटी या कंसंट्रेशन, कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के कंपेरेटिवली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की टोनिसिटी कम हो जाती है, या ब्लड की टोनिसिटी, स्मोलरिटी, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। नाउ अब आईवी फ्लूइड डिफरेंट टाइप्स के हम यूज करते हैं हॉस्पिटल सेटअप में, क्लिनिकल सेटअप में। तो वहाँ पे जो हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन से जो मिलने वाली कंसंट्रेशन होती है किसी आईवी फ्लूइड्स की, या हम बात करें कि हमारे ब्लड की जो ओस्मोलैरिटी होती है, ठीक है, ओस्मोलैरिटी होती है, उसके इक्वल किसी आईवी फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी होती है ना, उसके इक्वल किसी आईवी फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी होती है, तो इक्वल है दैट मीन्स सेम है, तो उस फ्लूइड को हम क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक। क्लियर है कंसेप्ट, है ना। पहले आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक टर्म हमने समझ लिया ना। फ्लूइड की बात करें तो किसी फ्लूइड की जो ओस्मोलरिटी है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयर स्पेशली ब्लड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से करते हैं, और उसके कंपेयर के आधार पे ही हम एक्स्ट्रा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक देते हैं। तो सेम है तो आइसोटोनिक देंगे। किसी आईवी फ्लूइड की सॉलिड की कंसंट्रेशन बोले या ओस्मोलरिटी, दोनों बात ही है, तो ओस्मोलरिटी ब्लड के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, उसे हम क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, कि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। जैसे उस हम अगर वो फ्लूइड ब्लड के अंदर देंगे तो वहाँ पे क्या ओस्मोलरिटी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स कि वो ओस्मोलरिटी बढ़ा रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के कंपेरेटिवली लो है ना, मतलब वो जैसे ब्लड के अंदर आएगा आई फ्लूइड किसी प्रकार का, और वो ब्लड की कंसंट्रेशन लो कर देगा एज कंपेरेटिवली इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन लो है जो कि ब्लड की कंसंट्रेशन को कम कर देगा, तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्लियर है, तीनों कंसेप्ट बिल्कुल साफ रखना है ना। अभी जस्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, वहाँ पे और हमारे जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होता है, हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या होता है, और हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या होता है, क्लियर है ना। यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, उस इमेज के थ्रू हम एक बार और समझ लेते हैं। तो हाइपरटोनिक में जैसे कि यहाँ पे सेल यहाँ पे लेयर की है, आरबीसी लेयर की स्पेशली, या जो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वो आरबीसी का लेयर का। तो फर्स्ट वाली जो इमेज है
उसमें आरबीसी है वो श्रिंक हो रखी है ना। देखो यहाँ पे अगर आरबीसी आप देखने को मिलेगी आपको श्रिंक हो रखी है, तो आरबीसी यहाँ पर श्रिंक हो रखी है क्योंकि हाइपरटोनिक की ये एक्शन दिखा रही है। हाइपरटोनिक में क्या है कि सेल के इनसाइड से जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है जहाँ पे ओस्मोसिस काम करेगा। और ओस्मोसिस का क्या नियम होता है कि वो सोल्यूट की हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, है ना। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ मूव करता है वहाँ पे फ्लूइड। तो यहाँ पे जैसे आरबीसी है तो आरबीसी में क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, इसलिए आरबीसी के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा। किस तरफ? जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, ब्लड में। तो ये कौन सा हो गया हमारा? हाइपरटोनिक एक्शन, ठीक है, मतलब आरबीसी से बाहर की तरफ आ गए। वही आइसोटोनिक टर्म यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आइसोटोनिक इक्वली है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो इक्वली यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जितना जा रहा है उतना ही वापस इन आ रहा है, ये आइसोटोनिक हो गया। वहीं हाइपोटोनिक की अगर हम बात करें तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि बाहर का कंसंट्रेशन कम है कंपेरेटिवली इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। तो ओस्मोसिस का नियम क्या बोलता है कि लो कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड मूव करता है। तो यहाँ पे जो H2 है वो किस तरह मूव कर रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट टू इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, मतलब आरबीसी के अंदर जा रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। क्यों जा रहा है? क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट वो हाइपो हो रखा है और ये किस तरफ जा रहा है? नॉर्मल जो हाइपर एनवायरनमेंट है उसकी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है, फ्लूइड का। तो ये तीनों टर्म क्लियर है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। नाउ अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हेन द सेल प्रेजेंट्स विद सेम कंसंट्रेशन ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड विद नो शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड्स दिस इज कॉल्ड। सिंपल टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है, क्या पूछ रखा है कि सेल प्रेजेंट कर रही है सेम कंसंट्रेशन, कहाँ पे सेम कंसंट्रेशन? इनसाइड इंट्रासेलुलरली और आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलरली, हम बात करें ब्लड में, और वहाँ पे कोई फ्लूइड का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा, तो उसे हम क्या टर्म देंगे? तो देखो आइसोटोनिक टर्म में हम क्या यूज करते हैं? आइसो वर्ड मीन्स क्या होता है? सेम, एंड टोनिक वर्ड मीन्स क्या होता है? टोनिसिटी, या हम बात करें सोल्यूट की कंसंट्रेशन। तो सेम कंसंट्रेशन है इनसाइड और आउटसाइड में, तो उसे हम क्या बोल देंगे? आइसोटोनिक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन ए में मेंशन कर रखा है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, स्पेशली हम बात करें जब ब्लड की कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के कंपेरेटिवली लो हो, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। और वही कंसंट्रेशन हाई हो ब्लड की, या हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी में एक टर्मिनोलॉजी मेंशन कर रखी है ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस हमारी बॉडी की एक प्रोसेस होती है जिसमें फ्लूइड का मूवमेंट होता है फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। तो ये एक मैकेनिज्म होता है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, द टिपिकल फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर द पेशेंट विथ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट इज। सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्लूइड वॉल्यूम हमें रिप्लेस करना है एक पेशेंट का जिसमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हुआ। अब यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रखा है कि किस प्रकार का फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हुआ, डायरेक्ट मेंशन करा है कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हुआ, तो हम यहाँ पे समझ के चलेंगे कि आइसोटोनिक टाइप का डेफिशिएट हुआ, है ना। तो आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा होगा वही हम देंगे, क्योंकि आइसोटोनिक की ही यहाँ पे कमी हुई तो वही हम देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में एक देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है डेक्सट्रेन, जो कि एक पॉलीसेक्रेट्स होता है, ग्लूकोज का ही टाइप्स होता है, जो कि एक हाइपरटोनिक टाइप का सॉल्यूशन होगा, तो वो यहाँ पे हम देंगे नहीं। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन करेगा 0.45% सेलेन, जो कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ये भी हम नहीं देंगे यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर डी में मेंशन कर रखा है 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% इन सेलेन, जो कि एक हाइपरटोनिक का एग्जांपल होगा, तो ये भी हम नहीं देंगे। हम यहाँ पे क्या देंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के क्या एग्जांपल मेंशन करके यहाँ पे हार्टमान सॉल्यूशन। हार्टमान सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? आरएल को। रिंगर लेक्टेट को हम हार्टमान सॉल्यूशन बोलते हैं, और इससे ही हम क्या बोलते हैं? सोडियम लेक्टेट। तो ये भी आपको याद रखना, सोडियम लेक्टेट, आरएल, हार्टमान सॉल्यूशन, तीनों एक ही सॉल्यूशन के नेम है, जो कि एक आइसोटोनिक टाइप का फ्लूइड है, और वो रिप्लेस के लिए यूज करेंगे एक पेशेंट को जिसको क्या हुआ? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, वो टाइप ऑफ फ्लूइड वुड ए पेशेंट विथ सीवियर हाइपोनेट्रिया मोस्ट लाइकली टू बी स्टार्टेड ऑन। सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है
कि एक पेशेंट है जो कि हाइपोनाइट्रीमिया का है ना। हाइपोनाइट्रीमिया क्या होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोनाइट्रीमिया। तो हाइपोनाइट्रीमिया हो गया तो उस पेशेंट को किस प्रकार का फ्लूइड हम देंगे, ये पूछना चाह रहा है। देखो हाइपोनाइट्रीमिया पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम हुई है ना, यहाँ पे फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम नहीं हो रही, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम हुई। दैट मीन्स कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हुई। सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हुई तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, या हम बात करें टोनिसिटी है, वो कम हुई है। टोनिसिटी कम हुई तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है उसमें कौन सा एनवायरनमेंट बढ़ा, हाइपोटोनिसिटी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कंडीशन कौन सी बनी है हमारे सामने, हाइपोटोनिसिटी। ठीक है, अब उस हाइपोटोनिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे, तो बॉडी में हाइपोटोनिसिटी है उसको ट्रीट करने के लिए हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही यूज करेंगे, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा मेंशन कर रखा है हाइपरटोनिक सलाइन देंगे यहाँ पे, या स्पेशल एग्जांपल की बात करें तो 3% सलाइन यहाँ पे पेशेंट को देंगे ताकि जो हाइपरनेट्रीमिया वाली कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन ए नहीं बनेगा क्योंकि हाइपोटोनिक की ऑलरेडी सिचुएशन है और उसको फिर हमने हाइपोटोनिक दे दिया तो और सीवियर हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाएगा, जो कि एक गलत बात है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, आइसोटोनिक, क्योंकि आइसोटोनिक नॉर्मल सेम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है तो ये इसको ट्रीट नहीं करेगा हाइपोनाइट्रीमिया को, तो ये भी नहीं देंगे। और ऑप्शन नंबर डी भी हम नहीं देंगे। तो क्या राइट रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज करेंगे हाइपोनाइट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, ए पेशेंट विथ सेरेब्रल एडिमा वुड मोस्ट लाइकली बी ऑर्डर्ड व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एक पेशेंट है जो कि सेरेब्रल एडिमा से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उस पेशेंट को किस प्रकार का हम सॉल्यूशन देंगे या किस प्रकार का फ्लूइड उस पेशेंट को चलाएंगे। तो सेरेब्रल एडिमा हो रखा है, दैट मीन्स क्या कि एडिमा हो रखा है तो फ्लूइड वहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में बढ़ा हुआ और उस फ्लूइड को वहाँ से हटाना है। मतलब हटाएंगे कैसे, कि उस फ्लूइड को वहाँ से ब्लड के अंदर लेके आएंगे और ब्लड से वो पास आउट होता हुआ थ्रू द यूरिन एक्सक्रिएट आउट होगा या अदर मोड के थ्रू वो एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मेन पर्पज है वो क्या है कि एडिमा को रिजोल्व करना। अब एडिमा को रिजोल्व करने के लिए हमें जो ब्लड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो जो एडिमा वाला एरिया वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ फ्लूइड का मूवमेंट करवाएगा, और जैसे ही मूवमेंट होगा तो सेरेब्रल एडिमा रिजोल्व होगा, है ना। तो सेरेब्रल एडिमा को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ताकि ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और एडिमा रिजोल्व हो जाए। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मेंशन कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में है 0.225% नॉर्मल सलाइन, जो कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो ये भी हम यूज नहीं करेंगे ना। हाइपोटोनिक कंडीशन में तो ये वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है सेरेब्रल एडिमा, तो ये नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन करके लेक्टेट रिंगर बोले या रिंगर लेक्टेट बोले, सोडियम लेक्टेट बोले, हार्टमैन सॉल्यूशन बोले, जो कि एक नॉर्मल या हम बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ये भी हम नहीं देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन करके 0.9% नॉर्मल सलाइन, जो कि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, ये भी हम नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में मेंशन कर रखा है 3% सलाइन, जो कि एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, वो हम देंगे एक पेशेंट को जो कि सेरेब्रल एडिमा से सफ़र कर रहा है, ठीक है, हाइपरटोनिक। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, डेक्सट्रोज 5% वाटर सॉल्यूशन आर समटाइम कंसिडर्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज वेल एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन बिकॉज आफ्टर द बॉडी मेटाबोलाइज द डेक्सट्रोज द सॉल्यूशन एक्ट एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब एक सेंटेंस मेंशन कर रखा, ट्रू और फॉल्स में हमें इसका आंसर देना। कि सेंटेंस क्या है कि जो डेक्सट्रोज 5% होता है जो कि प्लेन वाटर में होता है, वो नॉर्मली तो आइसोटोनिक की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब अगर बॉडी से बाहर रहेगा तो वो आइसोटोनिक होगा, लेकिन जैसे ही बॉडी में उसको इंसर्ट करेंगे तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो उसमें डेक्सट्रोज होता है वो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है, मेटाबोलाइज कर लिया जाता है, तो बॉडी में जाके वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये एकदम करेक्ट बात है। ऐसा होता है जब डेक्सट्रोज 5% बाहर होता है, आउटसाइड बॉडी होता है, तो वो तो आइसोटोनिक के फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें ब्लड में उसको इन्फ्यूज़ करते हैं तो उसमें जो डेक्सट्रोज होता है वो बॉडी के द्वारा मेटाबोलाइज कर लिया जाता है और फिर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 6th क्वेश्चन हमारे सामने मेंशन कर रखा है, विच पेशेंट वुड
विच पेशेंट बिलो वुड नॉट बी ए कैंडिडेट फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किस पेशेंट को हम नहीं दे सकते, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ मेंशन कर रखे। तो ऑप्शन नंबर ए में है पेशेंट विथ इंक्रीज्ड आईसीपी, है ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। एक पेशेंट है जिसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ, तो क्या हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसको हम अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या कि ब्लड का जो फ्लूइड है वो जाएगा हमारा इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट की तरफ, है ना, क्योंकि ब्लड की टोनिसिटी कम है और यहाँ पे ओस्मोसिस का नियम काम करेगा। तो ओस्मोसिस का नियम क्या करेगा कि जो ब्लड से हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो वो ब्लड वाला सॉल्यूशन है शिफ्ट आउट होगा हमारे बाहर की तरफ, मतलब ब्लड से बाहर शिफ्ट आउट होगा। और अगर ये सॉल्यूशन हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिसका बढ़ा हुआ उस पेशेंट को दे देंगे तो उसमें फ्लूइड ब्लड से बाहर शिफ्ट होने लगेगा, और फ्लूइड बाहर शिफ्ट होने लगेगा तो वहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज्ड आईसीपी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। और अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर फ्लूइड शिफ्ट होता है या सेल के अंदर भी शिफ्ट होता है तो वहाँ पे आईसीपी बढ़ेगा। तो इंक्रीज्ड आईसीपी वाले पेशेंट के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं दिया जाता। नहीं देने के पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया। बाकी ऑप्शन और देख लेते क्या क्या मेंशन कर रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी है पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, DKA, ये एक एडवर्स इफेक्ट होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस होता है ना, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस में जिसे हम बोलते हैं। तो ये इस कंडीशन में तो हमारा जो ब्लड होता है उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई हो जाती है ना, कीटो उनका जो कंसंट्रेशन वहाँ बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्लड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो वहाँ पे हाइपरटोनिक सिचुएशन बन जाती है। तो हाइपरटोनिक सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए हम हाइपोटोनिक देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में तो हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है पेशेंट एक्सपीरियंसिंग हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया ये टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस का क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, या हम बात करें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस का ये कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें जो ग्लाइसीमिया होता है, या हम बात करें ग्लूकोज का काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता। अब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, दैट मीन्स सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ब्लड ऑलरेडी हाइपरटोनिक हो गया, और हाइपरटोनिक को ट्रीट करने के लिए हम हाइपोटोनिक यूज करते हैं। तो यहाँ तो हम हाइपोटोनिक यूज करेंगे, दैट मीन्स कि ये भी सही है ना, मतलब इसमें भी हम हाइपोटोनिक यूज करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोलो, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा कि पेशेंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है, यूज करते हैं, तो कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे सामने है, फ्लूइड रिमूव वाटर फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इनटू द इंट्रा सेलुलर स्पेस इज कॉल्ड, है ना। कौन सा फ्लूइड होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर से स्पेस से इंट्रा सेलुलर की तरफ लाता है। मतलब क्या कि जो ब्लड है, ब्लड से सेल की तरफ मूवमेंट कराने वाला फ्लूइड कौन सा होगा, है ना। तो देखो, ब्लड से सेल की तरफ मूवमेंट कब होता है, जब सेल का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा हुआ। ठीक है, सेल का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ कंपेरेटिवली ब्लड। तो ब्लड का कंसंट्रेशन क्या घटा हुआ, तो ब्लड का कंसंट्रेशन घटा हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। भाई ब्लड का कंसंट्रेशन घटा हो तो उसके लिए टर्म क्या यूज होता है, हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही क्या करता है कि ब्लड से फ्लूइड को कहाँ पे रिप्लेस करवाता है, सेल की तरफ, क्योंकि सेल का कंसंट्रेशन बढ़ा हो। और ऑस्मोसिस का नियम यही बोलता है कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे फ्लूइड वही मूवमेंट कर रहा है ना, ये ब्लड हो गया हमारा और ये सेल हो गई। तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन करवाता है हमारा। या हम बात करें फ्लूइड को रिमूव करता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू इंट्रा सेलुलर स्पेस। बाकी हाइपरटोनिक अपोजिट करता है ना, इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर करेगा। आइसोटोनिक किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करवाता, अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट मूवमेंट करता है। और कोलोइड से एक अलग प्रकार का सॉल्यूशन होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। हमारे सामने है व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द नर्स शुड क्लोजली वॉच फॉर, है ना, वॉच करेंगे या मॉनिटर करेंगे। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जिसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चल रहा है, तो उसको किस कंडीशन के लिए क्लोजली मॉनिटर करना होगा या वॉच करना होगा। ठीक है, तो देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चल रहा है, दैट मीन्स क्या कौन सा मैकेनिज्म वहाँ पे काम कर रहा है कि जो सेल है वहाँ से फ्लूइड किस तरफ आ रहा है, हमारे ब्लड की तरफ आ रहा है। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है और अब मॉनिटर करते रहना है कि ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़े। अगर हमने मॉनिटर नहीं किया, ठीक है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड
के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो हमारा हार्ट है उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा, उसका आउटपुट बढ़ जाएगा। और जैसे ही हमारे हार्ट का आउटपुट बढ़ेगा तो वहाँ पे जो आउटपुट बढ़ता है, तो देखो आउटपुट में मतलब कि एक तो राइट साइड का आउटपुट चलता है, एक लेफ्ट साइड का चलता है। जो राइट साइड वाला आउटपुट है वो हमारे लंग्स की तरफ जाता है ना, जो इम्प्योर ब्लड होता है। तो जैसे लंग्स की तरफ जाता है तो अगर कंसंट्रेशन मतलब फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे हो सकता है कि लीक होए और पल्मोनरी एडिमा हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा होगा उतना ही पल्मोनरी एडिमा होने की संभावना रहेगी। तो उस पेशेंट को मॉनिटर करना है पल्मोनरी एडिमा के लिए, ठीक है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन ये भी हो सकता है, बट इसको क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन भी होगा और यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा तो मतलब डिहाइड्रेशन कंडीशन भी आएगी, लेकिन हमें पल्मोनरी एडिमा को प्रायोरिटी देना है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी कंडीशन से रिलेटेड है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने की तो वहाँ पे संभावना ही कि नहीं है, क्योंकि वो तो और फ्लूइड बढ़ा रहा है, सेल से ब्लड के अंदर ले रहा है तो वो तो होगा नहीं। इंक्रीज लैक्टेट लेवल, और ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो मेन चीज़ क्या है कि पल्मोनरी एडिमा होने की उसको संभावनाएं बढ़ जाती है जो पेशेंट है हाइपरटोनिक पे कंटिन्यू चल रहा है। तो ये आपको याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, विच कंडीशन बिलो कुड लीड टू सेल लाइसिस इफ नॉट प्रॉपर्ली मॉनिटर। सेम उसी की तरह है कि कौन सी कंडीशन लीड कर सकती है सेल लाइसिस को, मतलब सेल ब्रेक डाउन हो सकती है अगर करेक्टली मॉनिटर नहीं किया गया तो। कौन सी कंडीशन आइसोटोनिसिटी कर सकती है, हाइपरटोनिसिटी कर सकती है या हाइपोटोनिसिटी। तो देखो सेल लाइसिस कब होती है, तो जैसे ये ब्लड है, ब्लड से मूवमेंट होता है किसकी तरफ, हमारे सेल की तरफ, और एक कंडीशन में मूवमेंट होता है सेल से ब्लड की तरफ। तो जब सेल में कंटिन्यू मूवमेंट होता जाएगा तो सेल एक कंडीशन आएगी काफ़ी ज़्यादा स्वेलन हो जाएगी और वो स्वेलिंग होकर ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ऐसा कब होता है, जब ब्लड की कंसंट्रेशन लो हो, मतलब कंसंट्रेशन हाइपो हो इधर और इधर क्या हो, बढ़ी हुई हो कंसंट्रेशन, तभी तो इधर से इधर मूवमेंट करेगा। हाइपर में तो सेल से बाहर आएगा, हाइपो में क्या होगा कि ब्लड से यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की तरफ मूवमेंट करेगा। और ये कंडीशन कंटिन्यू चलती रही तो सेल कंटिन्यू स्वेलिंग हो जाएगी और स्वेलन होकर सेल क्या ब्रेक डाउन हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो कौन सी कंडीशन में रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, तो हाइपोटोनिसिटी वाली कंडीशन में रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूसली इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा, फ्लूइड इंट्रासेलुलरली शिफ्ट हो रहा। अगर कंटिन्यू शिफ्ट होता रहेगा तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी, उससे सेल लाइसिस वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उसको मॉनिटर करना, ठीक है। हाइपरटोनिक कंडीशन भी हमें मॉनिटर करना और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चल रहा है तो उसको भी मॉनिटर करना। दोनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे सामने है, ए पेशेंट इज बीइंग एडमिटेड विद डिहाइड्रेशन ड्यू टू नोजिया एंड वोमिटिंग, विच फ्लूइड वुड यू एक्सपेक्ट द पेशेंट टू बी स्टार्टेड ऑन। ठीक है, एक पेशेंट है जो डिहाइड्रेशन से सफ़र करा और वो डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हुआ, नोजिया और वोमिटिंग की वजह। तो नोजिया और वोमिटिंग की वजह से नॉर्मल टाइप का डिहाइड्रेशन होता है जिसे हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज में। तो नोजिया और वोमिटिंग की वजह से आइसोटोनिक टाइप का डिहाइड्रेशन होता है, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड दोनों इक्वली अमाउंट में लॉस होते हैं वहाँ पे। तो इस पेशेंट को हम कौन सा फ्लूइड देंगे, आइसोटोनिक की कमी है तो आइसोटोनिक ही देंगे। तो देखते हैं ऑप्शन आइसोटोनिक का मेंशन कर रखा। तो ऑप्शन नंबर ए है 5% डेक्सट्रोज इन 0.9% सेलाइन, जो कि एक हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल है, तो ये नहीं देंगे हम। ऑप्शन नंबर बी में 0.33 सेलाइन है, जो कि हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल, ये भी नहीं देंगे, ये हाइपर का है, ये हाइपो का है। ऑप्शन नंबर सी में 0.225% सेलाइन, जो कि क्या है हाइपोटोनिक सेलाइन का एग्जाम्पल, ये भी नहीं देंगे। तो 0.09% एक नॉर्मल सेलाइन है, वो कि आइसोटोनिक का एक एग्जाम्पल है, जो कि हम इस पेशेंट में देंगे जिसको नोजिया और वोमिटिंग हुआ, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुआ। इस पेशेंट को अगर डिहाइड्रेशन की बात करें तो आइसोटोनिक टाइप का डिहाइड्रेशन हो रखा है, और आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के लिए हम आइसोटोनिक फ्लूइड ही देते थे। यहाँ पर डी हमारा राइट रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन हमारे सामने है, द डॉक्टर ऑर्डर एन आइसोटोनिक फ्लूइड फॉर ए पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोनिक फ्लूइड। सिंपल क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूज नहीं होना कि डॉक्टर ने ऑर्डर तो किया है हमें आइसोटोनिक फ्लूइड के लिए, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, विच ऑफ द नॉट एन आइसोटोनिक फ्लूइड, कि कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है। तो मैं आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है वो यहाँ पे राइट आंसर देना। तो 3 यहाँ पे आइसोटोनिक हो गया, एक आइसोटोनिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 0.9% नॉर्मल सेलाइन, जो कि आइसोटोनिक होता है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ लेक्टेड रिंगर, जो कि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो ये भी हमारा राइट नहीं होगा, क्योंकि हमें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं है वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया 5% डेक्सट्रोज इन 0.225% सेलाइन, जो कि एक आइसोटोनिक का एग्जाम्पल होता है, तो ये भी राइट नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन करगा
हाँ 0.45% सेलाइन, या हम बात करें हाफ सेलाइन भी इसको समटाइम बोला जाता है, जो कि एक क्या होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये आइसोटोनिक नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइपरटोनिक फ्लूइड। वापस सेम क्वेश्चन आ गया, कौन सा हाइपरटोनिक नहीं है। 3 यहाँ पे हाइपरटोनिक हो गया, एक यहाँ पे नहीं होगा। जो नहीं होगा वो हमें फाइंड आउट करना। तो 3% सेलाइन हाइपरटोनिक होता है, तो ये राइट नहीं रहेगा। सिमिली का 10% डेक्स्ट्रोजन वाटर, तो ये भी नहीं होगा कि 10% डेक्स्ट्रोजन तो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। 5% डेक्स्ट्रोजन लैक्टेट रिंगर, तो ये भी हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में मेंशन कर रखा है डेक्स्ट्रोज 5% इन प्लेन वाटर, जो कि ये क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द नर्स शुड क्लोजली वॉच फॉर। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया हमारे सामने 13 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 हमारे सामने है, द टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन दैट कॉज्ड बाय प्राइमरीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड, है ना। द टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा डिहाइड्रेशन होगा जो कि हुआ है, किसकी वजह से हुआ, जो इसका मेन कॉज है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होने की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है वो कौन सा होता है। तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोटोनिक होगा, या आइसोटोनिक। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं तो ब्लड से जो कंसनट्रेशन है सोल्यूट का वो कम हो रहा है, और सोल्यूट से ब्लड का कंसनट्रेशन कम हो रहा है। दैट मीन्स क्या, सोल्यूट का कंसनट्रेशन कम हो रहा है और सोलवेंट का बढ़ रहा है। तो सोल्यूट का कम हो रहा है तो हाइपो की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि वहाँ पे क्या लॉस हो गया, सोल्यूट लॉस हो गया, सोल्यूट का कंसनट्रेशन कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहेगा। बाकी हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है, फ्लूइड का लॉस होता है। यहाँ पे लॉस ऑफ फ्लूइड लिखा होता है तो फिर यहाँ पे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड लॉस हुआ और उसकी वजह से कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो हाइपरटोनिक टाइप का डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लॉस हो, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए, तो उसकी वजह से कौन सा देखने को मिलेगा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। और आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन जो कि नॉर्मली ज़्यादातर होता ही है ना, नोजिया वोमिटिंग जैसा भी आपके सामने आया उसकी वजह से होता है। और ऑप्शन नंबर डी तो हमारा होगा ही नहीं, नाम दबाओ। तो यहाँ पे राइट क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन कौन सा होता है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। ये आपको याद रखें, आइसोटोनिक ज़्यादातर देखने को मिलता है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक स्पेसिफिक कंडीशन में देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन दे रखा है, जो कि नोजिया वोमिटिंग की वजह से भी हो जाता है, डायरिया की वजह से भी हो जाता है, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट था वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल।